हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। शुरू करिए। पहला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में औसत विकल्प का चयन करें। पहला ऑप्शन आपका है अक्षांश रेखा पृथ्वी केंद्र से झुकाव को करती है प्रदर्शित। सही है गलत है? ये सही है। मैंने बताया था आपको कि अक्षांश रेखा जो आपका है वह क्या करती है, किसी वस्तु के स्थिति का निर्धारण करती है, और देशांतर रेखा जो है वो समय का निर्धारण करती है। दूसरा आपका अक्षांश रेखा जो आपका है वो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है। किधर किधर? पश्चिम से पूर्व। देखिए पश्चिम से पूर्व, ये जो रेखा है ये सारा कौन सा रेखा है? अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा जो आपका है वो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है, और देशांतर रेखा जो आपका है ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। तो ये भी सही आपका है। दूसरा है, दो अक्षांश के बीच की अधिकतम दूरी विषुवत रेखा पर होती है। दो अक्षांश के बीच की दूरी कहां पर अधिक होती है? विषुवत रेखा पर। गलत या सही है जरा बताइए तो। गलत है, क्योंकि मैंने बताया था कि पृथ्वी जो है वो ध्रुव पर थोड़ी चपटी है, इसीलिए दो अक्षांश के बीच की दूरी ध्रुव पर अधिक होती है, न कि विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर दो अक्षांश के बीच की दूरी क्या होती है? कम होती है। तो ये जो सी नंबर ऑप्शन आपका क्या है? गलत हो जाएगा। डी देखिए, दो अक्षांश के बीच की दूरी ध्रुव पर क्या होती है? अधिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे बढ़े। देखिए अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है? अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है जी? 181 है। और अक्षांश वृत्त की संख्या 179 है। देखिए मैंने बताया था आपको कि कर्क रेखा और मकर रेखा जो आपका है वो जलवायु विभाजन का कार्य करती है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा पृथ्वी है, ये बीच में आपका कौन सा रेखा? विषुवत रेखा। बीच में कौन सा रेखा? विषुवत। इसके ऊपर कौन सा रेखा? नीचे कौन सा रेखा? मकर रेखा। ऊपर में कौन सा रेखा? आर्कटिक वृत्त। नीचे में अंटार्कटिक वृत्त। मैंने बताया था कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है वो कैसा क्षेत्र है जी? उष्णकटिबंधीय है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, और इसके ऊपर जाने पे जलवायु का परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर जो जलवायु है कैसा जलवायु है? शीतोष्ण कटिबंधीय है, और यहाँ पर शीत कटिबंधीय जलवायु है। यहाँ पर भी शीतोष्ण कटिबंधीय और यहाँ पर शीत कटिबंधीय। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ? कर्क रेखा और विषुवत रेखा जलवायु विभाजन कार्य करती है। गलत या सही? गलत है। देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा क्या करती है? जलवायु विभाजन का कार्य करती है। तो इसका 1, 2 और 4 सत्य है। 1, 2 और 4 सत्य। ऑप्शन क्या देखिए कौन सा हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका। 1, 2 और 4 सत्य है। आगे बढ़े, बताइए अक्षांश रेखा की संख्या कितनी? अक्षांश रेखा 181 और देशांतर रेखा 360। देखिए अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में कौन सी रेखा अंटार्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर से गुजरती है? विषुवत रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है और मकर रेखा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे एनर्जी रही सुस्त नंबर हुए हैं। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में किस वृत्त को कांगो नदी 2 बार काटती है? मकर वृत्त, विषुवत वृत्त और कर्क वृत्त। कौन सा वृत्त? विषुवत। तो मैंने क्या बताया? विषुवत रेखा को कांगो नदी और इसी का एक और नाम है जायरे नदी। जायरे नदी कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। अच्छा, कर्क रेखा को माही नदी। कहाँ है माही नदी? भारत में बहती है, आपकी राजस्थान में बहती है, मध्य प्रदेश में बहती है। तो माही नदी जो आपका है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी जो आपका है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। जरा बताइए आप लोग, मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? और बताइए विषुवत रेखा कौन सी नदी 2 बार काटती है? जायरे। और कर्क वृत्त माही नदी। देन है ये। अगला प्रश्न देखिए हमारा, कर्क रेखा निम्नलिखित में किस जल मार्ग से नहीं गुजरती है? तो याद रखिएगा, कर्क रेखा आपका हिंद महासागर से गुजरती है, ताइवान जल संधि से गुजरती है और लाल सागर से गुजरती है, भूमध्य सागर से नहीं। मैंने बताया था ना, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, लाल सागर, ताइवान जल संधि,
और एक और है आपका मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी से गुजरती है। डन हो गया। तो जरा बताइए कर्क रेखा कौन कौन से जल मार्ग से गुजरती है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, लाल सागर, ताइवान जल संधि और मैक्सिको। गुजरती कहाँ से नहीं है? आगे बढ़े, देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? जरा इमेज देखिए, फर्स्ट इमेज, कर्क रेखा कौन से राज्य से नहीं गुजरती है? तो ध्यान दीजिएगा, बात नहीं करें, ध्यान दें। ये है हमारा कर्क रेखा, जिसको बोला गया है 23.1/2 डिग्री। कौन सा अक्षांश? उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा। और यह गुजरती है भारत के 8 राज्य से। ये कौन सा राज्य? गुजरात। ये कौन सा राज्य? राजस्थान। ये कौन सा राज्य? ये कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़। ये कौन सा राज्य? झारखंड। ये कौन सा राज्य? पश्चिम बंगाल। और ये त्रिपुरा, और ये मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। तो जरा बताइए कौन से राज्य से नहीं गुजरती है? ओडिशा से नहीं गुजरती है। डन हो गया। आगे देखिए हमारा, आगे देखिए, मकर रेखा किस नदी को 2 बार काटती है? तुरंत मैंने बोला ना, मकर रेखा कौन सी नदी को? लिम्पोपो नदी को। कौन सी नदी को जी? लिम्पोपो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अच्छा, कांगो नदी को? कांगो नदी विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। और जरा बताइए माही नदी? कर्क रेखा, कर्क रेखा। कर्क रेखा कितने राज्य से गुजरती है भारत के? 5। और विश्व में 18 देश से गुजरती है। विश्व में 18 देशों से गुजरती है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय एक दूसरे को किस राज्य में काटती है? छत्तीसगढ़ में काटती है। एक बार मैप देख लेते हैं। देखिए अभी जस्ट मैंने बताया था ना, ये है हमारा कौन सा रेखा? कर्क रेखा। और याद रखिएगा, ये जो हमारा है भारतीय मानक समय, याद रखिएगा 23.1/2 डिग्री। कौन सा अक्षांश? उत्तरी अक्षांश। और ये हो जाएगा आपका 82.1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर रेखा। ध्यान दीजिएगा, कर्क रेखा, ये कौन सा राज्य है जी? गुजरात। ये कौन सा राज्य है? राजस्थान। ये कौन सा राज्य है? ये कौन सा है? छत्तीसगढ़। ये वाला कौन सा है? झारखंड। और ये वाला कौन सा है? पश्चिम बंगाल। ये वाला त्रिपुरा, ये वाला 8 राज्य। अब देखिएगा, ये भारतीय मानक समय यूपी से गुजरती है, एमपी से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है। और जरा देखिए, छत्तीसगढ़ में ही ना काटी है, छत्तीसगढ़ में ही ना काटती है। ये ओडिशा, ये कौन सा राज्य? ओडिशा। और ये कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को बोलते हैं एशिया की अंडों की। तो जरा बताइए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्य? 8 राज्य। और भारतीय मानक समय 5 राज्य। कौन कौन राज्य? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। आया समझ में? कुछ याद हो रहा है आप लोगों को? चलिए अगला प्रश्न देखिए हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। हमारा पहला है विषुवत रेखा। एक बार इमेज देख लीजिए जरा सा, ये है पृथ्वी, ग्लोब। और याद रखिएगा मैंने किसके बारे में बोला है? विषुवत रेखा। ये है विषुवत रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और 0 डिग्री देशांतर, ये है 0 डिग्री देशांतर। एक दूसरे को काटती है गिनी की खाड़ी में, मतलब दोनों मिलती कहाँ है? गिनी की खाड़ी में। सही है, ये मिलती कहाँ है? गिनी की खाड़ी में। दूसरा है कर्क रेखा और ग्रीनविच मीन टाइम, 0 डिग्री देशांतर को ही बोलते हैं जीएमटी। जीएमटी। तो कर्क रेखा कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में है। ये देखिए कर्क रेखा। तो कर्क रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे को अल्जीरिया में काटती है। राइट, सही है, यहाँ पर अल्जीरिया है और अल्जीरिया के पास काटती है। तीसरा आपका है ग्रीनविच मीन टाइम, घना की राजधानी अकरा से गुजरती है और घना में एक झील है, लेक वोल्टा झील, वहां से भी गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो यहाँ थोड़ा ऑप्शन टाइपिंग मिस्टेक है आपका, 1 2 3 तीनों सत्य हो जाएगा आपका और उपयुक्त सभी। आई बात समझ में? टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीनों सही है आपका। ये जो विकल्प ऊपर में है वो तीनों सही है। आगे बढ़े, आगे देखिए, प्रधान हिमोत्तर रेखा किस महाद्वीप से नहीं गुजरती है? प्रधान हिमोत्तर रेखा को ही जीएमटी बोलते हैं।
यूनिवर्सल टाइम बोलते हैं, जूलो टाइम बोलते हैं। तो प्रधान यमोत्तर रेखा किस महाद्वीप से नहीं गुजरती है? उत्तरी अमेरिका से नहीं गुजरती है। प्रधान यमोत्तर रेखा कहां से नहीं गुजरती है? उत्तरी, यानी कि 3 महादेश से गुजरती है, अंटार्कटिक, यूरोप और अफ्रीका। अफ्रीका को बोलते हैं अंध महाद्वीप। क्या बोलते हैं जी? अंध महाद्वीप। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए। सर्वप्रथम किसने कहा था पृथ्वी गोल है? पाइथागोरस। गोरस ने कहा था गोल है, याद रखिएगा। गोरस ने क्या बोला? पृथ्वी गोल है। सबसे पहले कहा। न्यूटन ने कहा पृथ्वी नारंगी जैसा है। न्यूटन ने क्या कहा? पृथ्वी जो है ये कैसा है? नारंगी जैसा है। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया। और जेम्स जीन ने कहा पृथ्वी नाशपाती जैसा है। पृथ्वी कैसा है? नाशपाती जैसा। जरा सा आप लोग बोलिए, किसने कहा पृथ्वी गोल है? सबसे पहले नारंगी जैसा है किसने कहा? न्यूटन ने। और दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने। और जेम्स जीन ने क्या कहा? पृथ्वी नाशपाती जैसा है। कुछ याद हो रहा है आप लोग को? आगे, पृथ्वी के भूप्रपट्टी पर ऑक्सीजन कितना परसेंट है? 46% है। और नाइट्रोजन कितना परसेंट है? 78% है। नाइट्रोजन है 70% और ऑक्सीजन कितना परसेंट है जी? 46% है। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में किस चट्टानों का निर्माण एकल खनिज से हुआ है? चट्टान जो होते हैं एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर बने होती हैं। चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? पेट्रोलॉजी कहलाता है। चट्टानों का जो अध्ययन करते हैं किसमें करते हैं जी? पेट्रोलॉजी में करते हैं। और एकल खनिज से बना हुआ चट्टान है आपका ग्रेफाइट, तांबा, सोना, ये सब बना, चांदी, ये सब एकल खनिज से बना हुआ है। तो मैग्नीज जो है वो एकल खनिज से नहीं बना हुआ है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी। चट्टानों का अध्ययन क्या होता है जी? पेट्रोलॉजी में। चट्टानों का अध्ययन किसमें होता है? पेट्रोलॉजी में। अगला प्रश्न देखिए आप। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी? ओजेस डेल सलाडो। कौन सा? ओजेस डेल सलाडो विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। अब देखिए ज्वालामुखी का इमेज दिख रहा है आपको? ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पृथ्वी के धरातल से जो पदार्थ निकलते हैं कहलाते हैं मैग्मा। क्या कहलाते हैं? जिस मुख से निकलते हैं उसे कहते हैं क्रेटर। क्या कहते हैं? क्रेटर। सर्वाधिक जो निकलता है वो निकलता है जलवाष्प H2O। क्या निकलता है सर्वाधिक मात्रा में? जलवाष्प H2O निकलता है। क्लियर हो गया? बताइए, ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो चीजें निकलती है, लावा, गैस, ये क्या कहलाता है? ज्वालामुखी के जिस मुख से निकलता है उसे क्या कहते हैं? और सबसे अधिक मात्रा में क्या निकलता है? जलवाष्प निकलता है, H2O निकलता है। क्लियर हो गया? अब देखिएगा, तो मैंने बोला आपको सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु, सर्वाधिक सक्रिय एक्टिव वोल्केनो कौन सा है? किलायु, जो हवाई द्वीप पर। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं स्ट्रोम्बोली को। किसे कहते हैं? स्ट्रोम्बोली को। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कौन सा है जी? बैरन द्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं। ऑस्ट्रेलिया को बोला गया प्यासी भूमि का देश, कंगारुओं का देश। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जहां पर कोई ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में तो हवाई द्वीप, अमेरिका के कब्जे में हवाई द्वीप है आपका। आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है मौना लोआ। कौन सा है? मौना लोआ। हवाई यूएसए में है, अमेरिका में है। आगे देखिएगा, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजेस डेल सलाडो। और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी, माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। एक बार रिपीट कर लेते हैं, आप लोग बोलिएगा जरा सा। सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? हवाई द्वीप में है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे बोलते हैं? स्ट्रोम्बोली को। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप है। कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया। आकार की दृष्टि से सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? सर्वाधिक ऊंचाई पर सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ओजेस डेल सलाडो। और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? आया समझ में? कोई दिक्कत किसी को है? आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए हमारा है। निम्नलिखित में किन दो ग्रहों के बीच पृथ्वी स्थित है? कौन से दो ग्रह के बीच पृथ्वी स्थित? क्या देखिए, ये है सन, सूर्य, ये है बुध, ये कौन सा है? शुक्र। ये अपना प्यारा सा अर्थ, ये मंगल ललका ग्रह, ये है बृहस्पति, ये है शनि, ये है अरुण और ये है वरुण। तो याद रखिए पृथ्वी ये है ना,
तो ये है शुक्र और ये है मंगल। तो शुक्र और मंगल के बीच कौन सा ग्रह है जी? पृथ्वी है। कौन सा है? पृथ्वी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा जी? डी। अगला देखिएगा, सौर मंडल के किस ग्रह में दिन अत्यधिक गर्म होता है? तो बुध हो जाएगा। बुध सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है जी? बुध है। और सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति है। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण। सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण। और याद रखिएगा आप, शुक्र जो आपका है इसको बोला गया है इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार। इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार किसे बोला गया है जी? शुक्र को बोला गया है। और अरुण जो आपका है, अरुण लेटा हुआ ग्रह, अरुण को बोला गया है। बताइएगा जरा सा, इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार कौन सा? शुक्र। बता, लेटा हुआ ग्रह वरुण। और बताना है आपको सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण, सबसे छोटा ग्रह बुध ऐसा ग्रह है जिसका दिन अत्यधिक गर्म और रात अत्यधिक ठंडी होती है। क्लियर हो गया? आगे देखिएगा, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। और अभी मैंने जस्ट बोला कि भोर का तारा, भोर का तारा और सांझ का तारा, सांझ का तारा किसे बोला गया है जी? शुक्र को बोला गया है। किसे बोला गया है? शुक्र को बोला गया है। पृथ्वी की भगनी, पृथ्वी की भगनी किसे बोला गया है? शुक्र को। मंगल ग्रह लाल ग्रह है। मंगल ग्रह कौन सा ग्रह है? लाल। और लाल क्यों है? आयरन ऑक्साइड अधिक मात्रा में है। कौन सा? आयरन ऑक्साइड के कारण यह ग्रह क्या है? लाल है। और बृहस्पति को बोला गया है पीला ग्रह। सब पीला ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह सौर मंडल का कौन सा है जी? बृहस्पति है। और शनि को बोला गया करिकवा ग्रह। काला ग्रह कौन सा है? शनि है। आगे बढ़े, आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? कौन सा ग्रह सिंगल है? तो बुध और शुक्र जो है सिंगल है, कोई उपग्रह इसके पास नहीं है। किसके पास जी? बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। समझ गए? कोई दिक्कत है? कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है? पृथ्वी के पास कौन सा उपग्रह है? चंद्रमा है। आगे बढ़े, आगे देखिएगा, किस ग्रह को पृथ्वी की भगनी ग्रह के नाम से जानते हैं? शुक्र को। किस ग्रह को बोलते हैं पृथ्वी का भगनी? शुक्र को। जरा बताइए, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह? बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। बताइए, सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो वरुण हो जाएगा। ठंडा ग्रह, ठंडा ग्रह। मंगल ग्रह क्या बोलते हैं? लाल ग्रह बोलते हैं। क्लियर हो गया? शुक्र को बोलते हैं इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार। सबको आ रहा समझ में? याद हो रहा है? कुछ रिवीजन भी हो रहा है आपका? आगे देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? सूर्य के सबसे निकट मैंने जस्ट बताया, ये है सन, ये है बुध, ये है आपका शुक्र, ये है पृथ्वी, ये है मंगल, ये है कौन सा ग्रह जी? बृहस्पति। ये कौन सा है जी? बृहस्पति। बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण हो गया। डन है? तो बताइए, निम्नलिखित में ऑप्शन के अकॉर्डिंग चुनना आपको है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? शुक्र। और शुक्र को बोलते हैं इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार। मंगल को बोलते हैं लाल ग्रह, बृहस्पति को बोलते हैं पीला ग्रह, शनि को बोलते हैं बलय युक्त ग्रह शनि। शनि के पास सर्वाधिक रिंग है। सर्वाधिक रिंगों की संख्या किस ग्रह के पास है जी? शनि के पास 7 बलय हैं। आगे देखिएगा, सूर्य तथा चंद्रमा के बाद तीसरा सबसे चमकीला पिंड कौन सा है? शुक्र है। सूर्य और चंद्रमा के बाद तीसरा सबसे चमकीला पिंड कौन सा है सौर मंडल में? शुक्र है। और शुक्र को बोलते हैं इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार। बुध जो सबसे छोटा ग्रह, इसका दिन सबसे गर्म और रात सबसे ठंडी होती है। शनि को बोलते हैं काला ग्रह और बलय युक्त ग्रह। ठीक है। क्वेश्चन हमारा है, अदानी ग्रुप ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ लॉन्च किया है? तो कहाँ लॉन्च किया गया जी? कानपुर में। अब देखिए कानपुर, तो कानपुर जो आपका है ना, ये गंगा नदी के किनारे। कौन सा रिवर? गंगा रिवर। दिल्ली है यमुना नदी के किनारे, यमुना। देखिए यमुना रिवर के किनारे आगरा भी है। आगरा,
आगरा और मथुरा, मथुरा ये कौन से रिवर के किनारे है? यमुना। देखिए चेन्नई में आपका है चेपक स्टेडियम। चेपक स्टेडियम कहाँ है? चेपक स्टेडियम जो आपका है ये कहाँ पर है जी? चेन्नई में है। और बेंगलुरु में कौन सा स्टेडियम है? कौन सा स्टेडियम बेंगलुरु में है? चिन्ना स्वामी स्टेडियम। चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? बेंगलुरु में। चेन्नई में अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है। और नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ठीक है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया गुलजार को और राम भद्राचार्य जी को। किन्हें दिया गया है? गुलजार और राम भद्राचार्य को। अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिएगा। राजबरी राष्ट्रीय उद्यान कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जी? राजबरी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? त्रिपुरा में है। त्रिपुरा में राजबरी है। और एक और है आपका कृष्णा, ध्यान दीजिए। राजबरी और कौन सा? कृष्णा वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? त्रिपुरा में। त्रिपुरा जो है ये भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है जी? त्रिपुरा है। और याद रखिएगा मिजोरम को बोला गया है मोलासेस बेसिन। मिजोरम को क्या बोला गया है? मोलासेस बेसिन बोला गया है मिजोरम को। मिजोरम का उपनाम क्या है? मोलासेस बेसिन। इसे बोला गया है, मिजोरम को बोला गया है। मध्य प्रदेश को बोला गया टाइगर स्टेट। क्या बोला गया है जी? टाइगर स्टेट। और असम में आपका है काजीरंगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। किस लिए प्रसिद्ध है? एक सिंह वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध है जी? एक सिंह वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में है डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न देखिए। लालदू होमा किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो लालदू होमा मिजोरम के मुख्यमंत्री। कहाँ के हैं जी? मिजोरम के। अच्छा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव। मध्य प्रदेश मोहन यादव। कौन है जी? मोहन यादव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन। और अरुणाचल प्रदेश के बोलिएगा पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के कौन है जी? पेमा खांडू है अरुणाचल प्रदेश। और मणिपुर के कौन है? एन बीरेन सिंह। बीरेन सिंह जो है वो कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। आगे बढ़े, देखिए हाल ही में किसने पशु के कल्याण के लिए एक पहल शुरू किया गया है, उसका नाम क्या है? वनतारा। क्या नाम है जी? वनतारा। और ये शुरू किया रिलायंस ने। किसने शुरू किया? वनतारा। रिलायंस ने शुरू किया है। अब आगे देखिए, अगला प्रश्न वाला देखते हैं। निम्नलिखित में किस राज्य में तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश। और मैंने तुरंत न बोला अभी टाइगर स्टेट। टाइगर स्टेट किसे बोलते हैं? मध्य प्रदेश को। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, कान्हा किसली कहाँ है? कान्हा किसली नेशनल पार्क कहाँ है जी? मध्य प्रदेश में ही है। कान्हा किसली नेशनल पार्क और कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। याद रखिए गुजरात में है ब्लैक बक। गुजरात में कौन सा नेशनल पार्क जी? ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बताइए जरा सा। गुजरात में है ब्लैक बक। आंध्र प्रदेश, मैंने बताया था आपको करंट अफेयर वाले क्लास में कि आंध्र प्रदेश का नागार्जुन श्रीशैलम बाघ रिजर्व में सर्वाधिक तेंदुआ है। अगर पूछे कि सर्वाधिक तेंदुआ किस राष्ट्रीय उद्यान में है तो क्या बोलिएगा? नागार्जुन श्रीशैलम राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक तेंदुआ है। और किस राज्य में बोले तो क्या बोलिएगा? मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में है चित्रकूट झरना। कौन सा झरना जी? चित्रकूट झरना कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। आगे बढ़े, आगे देखिएगा। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है? कोलकाता में। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है जी? कोलकाता में है। अब देखिए चेन्नई, मैंने बताया था ना, चेन्नई में एक नया सीख लीजिए। चेन्नई में है चमरा अनुसंधान संस्थान। कौन सा जी? चमरा अनुसंधान
अनुसंधान संस्थान जो आपका है ये कहाँ पर है? चेन्नई में। जमशेदपुर में कौन सा स्टेडियम है? किन्नर स्टेडियम। कौन सा जी? किन्नर स्टेडियम। जमशेदपुर में है किन्नर स्टेडियम। कहाँ है? जमशेदपुर में है। और दिल्ली में अरुण जेटली। दिल्ली में अरुण ताल कटोरा स्टेडियम भी दिल्ली में है। अरुण जेटली स्टेडियम भी दिल्ली में है। प्रगति मैदान भी दिल्ली में ही है ना जी। डन। दिल्ली कौन से रिवर के किनारे है? यमुना रिवर के किनारे। चेन्नई में कौन सा स्टेडियम है? चपक स्टेडियम। और जमशेदपुर में किन्नर स्टेडियम। जमशेदपुर है स्वर्ण रेखा रिवर के किनारे। कौन सा रिवर? स्वर्ण रेखा। अगला प्रश्न देखिएगा, मवेशी तस्करी से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन? कामधेनु। मवेशी तस्करी से निपटने के लिए ऑपरेशन कामधेनु लॉन्च किया गया जम्मू कश्मीर में। कहां पर जी? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में है डल झील। डल झील कहाँ है? और बूलर झील। बूलर झील कहाँ है? और एक और झील मानस बल झील। मानस बल झील। मानस बल झील कहाँ है? जम्मू। मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील बूलर झील कहाँ है? कानपुर कौन से रिवर के किनारे है? कानपुर गंगा। और कानपुर में चीनी तकनीकी संस्थान है। चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ है जी? कानपुर में है चीनी तकनीकी संस्थान। अहमदाबाद। अहमदाबाद में ही विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। अहमदाबाद में ही विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। नाम क्या है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नाम क्या है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। क्रिकेट स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। क्या नाम है उसका? नरेंद्र मोदी। अगर पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कौन सा है? राउरकेला में है। कौन सा? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। राउरकेला में है विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम। क्या नाम है जी? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है। राउरकेला ओडिशा में है। लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। लद्दाख में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। और पेंगोंग झील कहाँ है? लद्दाख में। पेंगोंग झील कहाँ है? बूलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। आगे बढ़े, आगे देखिएगा 49वीं समांतर रेखा, ये बॉर्डर लाइन है। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा। और 30वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। जर्मनी और पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग जो आपका है ये कौन से दो देश के बीच रेखा है? तो जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन सी रेखा है जी? हिंडनबर्ग रेखा है। और जर्मनी और फ्रांस के बीच कौन सी रेखा है? मैगिनॉट रेखा। मैगिनॉट रेखा। फिर से एक बार, अमेरिका और कनाडा के बीच 49वीं समांतर रेखा। जर्मनी और पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग रेखा। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच और जर्मनी और फ्रांस के बीच मैगिनॉट रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सा? देखिए, तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में? तमिलनाडु में। कहाँ होता है जी? राज्य क्या हो जाएगा? सी। कि तालाबों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में आपका याद रखिएगा मरीन राष्ट्रीय उद्यान मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है जी? तमिलनाडु में है। मध्य प्रदेश में कौन सा? डायनासोर कूनो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है जी? उत्तर प्रदेश में है। और हरियाणा में कालेश्वर। हरियाणा में कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो हरियाणा में है कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर है? कोई दिक्कत है? आगे बढ़े, आगे देखिएगा। औरंगाबाद का नया नाम क्या है? औरंगाबाद का नया नाम क्या है जी? तो बताइएगा। संभाजी नगर। संभाजी नगर औरंगाबाद का नया नाम। औरंगाबाद का नया नाम क्या होगा? अहिल्या नगर। देखिए, अहमदनगर का नाम। अहमदनगर का नाम क्या हो गया? औरंगाबाद का नया नाम क्या हो गया जी? संभाजी नगर।
उस्मानाबाद का नाम क्या हो गया? धाराशिव। और मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम हो जाएगा नाना जगन्नाथ शंकर सेठ स्टेशन। फिर से एक बार, मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम क्या हो गया? नाना जगन्नाथ शंकर सेठ। अभी हुआ नहीं है, घोषणा किया गया है। अहमदनगर का नाम अहिल्यानगर, औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर, और उस्मानाबाद का नाम डन है। आगे बढ़े और एकदम मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पोवितोरा अभयारण्य, पोवितोरा अभयारण्य जो है असम का मिनी काजीरंगा है। असम का मिनी काजीरंगा कौन सा है जी? पोवितोरा। कहाँ है पोवितोरा? असम में है। तो असम में काजीरंगा, मैंने बताया था ना अभी, काजीरंगा कहाँ है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाला गैंडा के लिए। इसलिए एक सींग वाला गैंडा। गुजरात में कौन सा नेशनल पार्क? ब्लैक। हरियाणा में सुल्तानपुर, और अरुणाचल प्रदेश में इटंकी राष्ट्रीय उद्यान। इटंकी है ना, इटंकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। देखिए अगला प्रश्न हमारा 43 क्वेश्चन आपका है। हाल ही में किस टीम ने विदर्भ को हराकर रणजी ट्रॉफी जीता? रणजी ट्रॉफी मुंबई ने जीता है। किसको हरा के? विदर्भ को। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। देखिएगा क्रिकेट की महत्वपूर्ण ट्रॉफी, हेलो बात नहीं, क्रिकेट के महत्वपूर्ण ट्रॉफी रणजी ट्रॉफी। कौन सा? रणजी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी। किस खेल में? क्रिकेट में। फिर से एक बार बताइएगा, रणजी ट्रॉफी किस खेल में? ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है जी? एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जो हाल ही में जीडी का एग्जाम हुआ, वहां पे आया था पत्नी वाला। आगे बढ़े, आगे देखिएगा, जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य। जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। आगे बढ़े, आगे देखिएगा, सार्क के शरीर के अंगों की अवैध व्यापार करने में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तमिलनाडु। सार्क के, सुनिएगा, सार्क के शरीर का अवैध व्यापार करने में तमिलनाडु जो है वो प्रथम स्थान पर है। अब तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में जो आपका है कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तमिलनाडु के चेन्नई में चमरा अनुसंधान संस्थान है। तमिलनाडु में ही सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश में आपका नागार्जुन श्रीशैलम बाघ रिजर्व है, जिस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक तेंदुआ है। अगर पूछे सर्वाधिक तेंदुआ किस राष्ट्रीय उद्यान में है? नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में। और सर्वाधिक तेंदुआ किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। और पश्चिम बंगाल के एक नेशनल पार्क है सुंदरबन नेशनल पार्क, सुंदर बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और केरल में आपका पराम्बिकुलम नेशनल पार्क। पराम्बिकुलम नेशनल पार्क कहाँ है? केरल में। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर ने किया। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया जी? एडवर्ड जेनर ने किया। देखिए महत्वपूर्ण आविष्कारक, विटामिन कौन? बंक। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, हेम्योपैथी, डायबिटीज, पोलियो वैक्सीन, जॉनी, रक्त परिसंचरण, कार्ल लैंडस्टीयर, डीएनए, वाटसन एंड क्रिक और बैक्टीरिया के लुवेनहॉक। सही कर लीजिएगा, बैक्टीरिया के कौन है? लुवेनहॉक। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर। देखिएगा टेटनस कौन? टेटनस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, गोनोरिया, सिफिलिस किससे होता है? जीवाणु से होता है। फिर से एक बार रिवीजन कर ले, याद करना बहुत जरूरी है, एग्जाम में आता है प्रश्न। देखिएगा, विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन डी, होम्योपैथी, डायबिटीज, पोलियो वैक्सीन, रक्त परिसंचरण, डीएनए, चेचक का टीका, एडवर्ड जेनर और बैक्टीरिया का लुवेनहॉक। याद हुआ कुछ कि नहीं? आगे देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा देखिएगा, वायु सेना दिवस कौन सा दिवस ही? वायु सेना दिवस कब? देखिएगा अब सेनाओं के बारे में जानते, ध्यान दीजिएगा।
देखिए इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिखने का जरूरत नहीं है, समझिए। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, पढ़ाई पे 100% पहले छापिए दिमाग में, सब छाप रहा है कॉपी पे, देखिए सब अलग अलग कलम तोड़ने पे लगा हुआ है सब। अरे पहले दिमाग पे, तब एग्जाम में छापिएगा जी, अच्छा पहले कॉपी में छपा हुआ। ध्यान दीजिएगा, वायुसेना दिवस कब, पीडीएफ टेलीग्राम पे देंगे हम आपको, ज्वाइन कर लीजिएगा, मिल जाएगा 1 घंटे के अंदर पीडीएफ आपको इसका, ठीक है। बाकी जो सब्जेक्ट का टेस्ट हुआ आपका मैथ रीजनिंग का, उसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो शाम तक में मिलेगा उसको देख करके, ठीक है। तो देखिएगा वायुसेना दिवस कब, 8 अक्टूबर। भारतीय सेना की स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1895 को। और इसके प्रमुख कौन है, जनरल मनोज पांडे। कब मनाया जाता है, 15 जनवरी। कब, भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई, 1950 को। प्रमुख है देखिए आर हरि कुमार, प्रमुख कौन है, आर हरि कुमार। और नौसेना दिवस 4 दिसंबर। भारतीय वायुसेना दिवस कब स्थापना हुआ, 8 अक्टूबर 1932 को। प्रमुख कौन है, वायुसेना दिवस कब, CDS डिफेंस ऑफ डिफेंस स्टाफ। पहले थे कौन, पहले थे बिपिन रावत, अभी कौन है, अनिल चौहान। पूछा गया प्रथम CDS भारत के कौन थे, बिपिन रावत। वर्तमान में कौन है, अनिल चौहान। वर्तमान में कौन है जी, अनिल चौहान। तो भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी, नौसेना दिवस 4 दिसंबर और भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे बढ़े, गौतम बुद्ध के बच्चा का नाम, मतलब गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, गौतम बुद्ध के बच्चा का नाम राहुल था, नहीं था, गौतम बुद्ध के बेटे का नाम राहुल नहीं था जी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या, सिद्धार्थ। अब गौतम बुद्ध समझिएगा, एक बार रिवीजन करते हैं। ये हमारे देखिए गौतम बुद्ध कितने प्यारे लग रहे हैं दिखने में, नहीं। अब देखिए गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है, अब देखिए इनका जन्म 563 BC में। जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कहाँ है, में। पिता का नाम शुद्धोधन, पिता का नाम शुद्धोधन। और यह किसका कुल के थे, माता का नाम किस कुल की थी, कोलीय गणराज की राजकुमारी। किस राज्य की राजकुमारी थी, कोलीय गणराज। अब पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा, यशोधरा, यशोधरा। और पुत्र का नाम राहुल। घोड़े का नाम, घोड़े का नाम क्या था जी। देखिए इन्होंने जो घर छोड़ा ना, 4 गो दृश्य देखा। पहला देखा वृद्ध व्यक्ति, बहुत कष्ट से बेचारा सहारे चल रहा था, लग रहा है। और दूसरा देखा बीमार व्यक्ति, लो वृद्ध हो गया, बीमार हो गया। अब देखिएगा तीसरा देखा मृत्यु हो गया, जरा बहुत दुखी हुए गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ बहुत दुखी हुए। फिर इन्होंने एक सन्यासी को देखा जो बहुत खुश था, तो इन्होंने भी सोचा हम भी अब सन्यासी बनेंगे और गिरी को त्याग देंगे, ठीक है, समझे बात। और इन्होंने कितने वर्ष की अवस्था में घर छोड़ा, और जब इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ा, तो उस घटना को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं जी, महाभिनिष्क्रमण। क्या कहते हैं जी, महाभिनिष्क्रमण। कब छोड़ा घर, 29 वर्ष की अवस्था में। और जब घर छोड़े तो इनके प्रारंभिक गुरु बने अलार कलाम। कौन बने, अलार कलाम। कौन बने जी, अलार कलाम। और कौन बने, रुद्रक धर्माचार्य रुद्रक रामपुत्र, धर्माचार्य रुद्रक रामपुत्र बने। और जब इनको अब गुरु से शिक्षा ले लिए, अब तपस्या करने चले गए, समझ के बात की नहीं। अब गौतम बुद्ध तपस्या किए तो ज्ञान प्राप्ति 35 वर्ष में मिला। 35 वर्ष की अवस्था में निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान मिला। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, 563 BC में इनका जन्म हुआ। और इनके माता का नाम क्या था, माता। जब इनका जन्म होता है उसके 7वें दिन बाद इनकी माता की मृत्यु हो जाती है, और इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी करती है। क्लियर हो गया। अब देखिएगा जब ज्ञान प्राप्ति हुआ उनके बाद इन्होंने पहला प्रवचन दिया, पहला उपदेश सारनाथ में दिया। कहाँ दिया, अंतिम दिया कुशीनगर में, आज सर्वाधिक शराबस्ती। बताइए गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, सर्वाधिक कहाँ दिया, और सर्वाधिक शराबस्ती में। और अंतिम वाला कहाँ दिया, कुशीनगर में। अब देखिए इनका एक प्यारा शिष्य था आनंद। आनंद ने कहा कि आप महाराज महिला को भी शामिल कर लीजिए अपने संघ में। तो गौतम बुद्ध ने महिला को भी अपने संघ में शामिल कर लिया, और प्रथम भिक्षुणी जो बनी महिला प्रजापति गौतमी। अब जरा बताइए प्रजापति गौतमी कौन थी, अब देखिए गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई उस घटना को कहा गया महापरिनिर्वाण। क्या कहा गया है, महापरिनिर्वाण।
गृह त्याग को कहा गया महाबलिष्करण और मृत्यु को कहा गया क्या, महापरिनिर्वाण। तो 483 में इनकी मृत्यु होती है बीसी में, और हिरण्यवती नदी के तट पे होती है। किस रिवर के तट पे, हिरण्यवती नदी के तट पर कुशीनगर में होती है। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए पाली भाषा। अब देखिए बौद्ध धर्म में 4 संगीति हुई थी। कितनी संगीतियां हुई? 4। जैसे अभी शिव चर्चा हो रहा है, जैसे अभी शिव चर्चा हो रहा है, उसी तरह से बौद्ध धर्म में भी बाहर कर दूंगा क्लास में, उसी तरह से आपका 4 संगीति भी हुआ था बौद्ध धर्म में। पहला जो हुआ वो 483 में, याद कर लेंगे। अभी पहला कब हुआ? 1 वर्ष माइनस कर दीजिए, 300। तीसरा 250 BC में, और चौथा 98 ईस्वी में। पहला कब हुआ? 483। दूसरा कब हुआ? तीसरा कब हुआ? और चौथा कहाँ हुआ? अब देखिएगा, जो पहला जो हुआ था मगध साम्राज्य की पहली राजधानी राजगिरी में हुआ। राजगिरी के बाद वैशाली, वैशाली के बाद पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र के बाद बताइए, ध्यान सुनिएगा। दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई? तीसरी कहाँ हुई? चौथी कहाँ हुई? पहली कहाँ हुई? अब देखिए पहला जो हुआ था, जब पहला बौद्ध संगीति हुआ 483 में राजगिरी में, तो उस समय राजा था कौन? अजातशत्रु। अजातशत्रु का दुश्मन कालाशोक, ऐसे याद कीजिएगा। अजातशत्रु का दुश्मन कौन था? और कालाशोक द्वितीय बौद्ध संगीति में शासक था। कालाशोक से देखिए अशोक, तृतीय में अशोक, अशोक कौसे। पहला बौद्ध संगीति में शासन काल किसका? दूसरा में कौन? तीसरा में कौन? चौथा में कौन? याद हुआ? अब देखिएगा, अब ये अध्यक्षता है, ये क्या है? अध्यक्षता। जो पहली अध्यक्षता हुई थी महाकश्यप के द्वारा की गई थी। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? द्वितीय की सवाकामी, द्वितीय की सवाकामी, तृतीय की तृतीय तिष्ठ, मोगली पुत्र तिष्ठ। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी जी? मोगली पुत्र तिष्ठ। और चतुर्थ का वसुमित्र था अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष था अश्वघोष। बताइए इधर से एक बार रिवीजन। पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई? दूसरी कहाँ हुई? तीसरी कहाँ हुई? चौथी कहाँ हुई? किसके शासन काल में पहला वाला हुआ? दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला। और अध्यक्ष कौन थे? पहले वाले के, दूसरे वाले के सवाकामी, तीसरे वाले के मोगली पुत्र, चौथे वाले के वसुमित्र थे अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। देखिए जो गौतम बुद्ध का बौद्ध धर्म का जो पूजा स्थल है उसे चैत्य कहा गया है। बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को क्या कहा गया है? और इसमें बौद्ध धर्म में आपका गंधार कला का विकास हुआ, भवन निर्माण की प्रक्रिया है ये। बौद्ध धर्म में किस कला का विकास हुआ? गंधार कला। और जैन धर्म में बौद्ध धर्म में किस कला का? गंधार कला का। और जैन धर्म में मथुरा कला का। अब यार स्त्री को प्रवेश करने की अनुमति जो मिली थी बौद्ध धर्म में, वो कहाँ मिली थी? और बौद्धों का रामायण कहा गया है आपका बुद्ध चरितम पुस्तक, जिसके लेखक कौन है? बौद्धों का रामायण किस पुस्तक को कहा गया है जी? बुद्ध चरितम को। इसके लेखक कौन है? मिलिंद पन्हो के लेखक कौन है? नागसेन। समझ आया कि नहीं? कुछ समझ आया? बौद्ध धर्म के बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारी एग्जाम के लिए, कम समय में अधिक तैयारी करने के लिए याद कर लीजिए। बाकी डिटेल तो बहुत सारा जो क्लास में आपको बताता हूँ। अब देखिए आगे निम्नलिखित विकल्पों में, अब देखिए मैंने पढ़ाया था ना बौद्ध धर्म, देखिए वहीं से प्रश्न है। निम्नलिखित विकल्पों में बौद्ध धर्म की संगीतियों के स्थल के क्रम को व्यवस्थित करें। पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? राजगिरी। पहला कहाँ हुआ? या तो सही ये होगा या तो ये होगा, नहीं। दूसरा कहाँ हुआ? गलत हो गया ये वाला। दूसरा वैशाली में हुआ। तीसरा कहाँ हुआ? चौथा कहाँ हुआ? जो पहला हुआ था किसके शासन काल में? अजात शत्रु, अजात शत्रु। दूसरा वाला कालाशोक, याद हुआ ना? अब तीसरा वाला अशोक, तीसरा वाला अशोक, और चौथा वाला कनिष्क, चौथा वाला कनिष्क। आई बात समझ में? याद हुआ? आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिएगा। खंजर युद्धा अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ? हिमाचल प्रदेश में। खंजर योद्धा अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ जी? हिमाचल प्रदेश में हुआ खंजर योद्धा अभ्यास का आयोजन। अब खंजर योद्धा अभ्यास कौन से दो देश के बीच होता है?
खंजर योद्धा अभ्यास कौन से दो देश के बीच होता है? तो भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है खंजर युद्धा अभ्यास का आयोजन। और इस बार कहाँ हुआ है? हिमाचल प्रदेश में हुआ है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। और शिमला में आलू संस्थान। शिमला में कौन सा संस्थान जी? आलू वाला संस्थान कहाँ है? शिमला में। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। चेन्नई में कौन सा स्टेडियम? चेपाक स्टेडियम। और चमरा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चेन्नई में। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी। क्या बोलते हैं? पिंक सिटी। और गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गांधीनगर में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान है। कौन सा? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? गांधीनगर में है। अब वीर सावरकर की जयंती को सावरकर की जयंती को चिन्हित करने के लिए किस राज्य सरकार ने 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाने का फैसला लिया है? कौन सा राज्य है जी? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने वीर सावरकर की जयंती को चिन्हित करने के लिए 28 मई को क्या मनाएगा? क्या मनाएगा जी? तो ये मनाएगा स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाएगा। कब मनाएगा? 28 मई को। अब महाराष्ट्र मनाएगा तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। मुंबई को बोला गया भारत का प्रवेश द्वार। भारत का प्रवेश द्वार। अब फिल्म नगरी मुंबई। अब आगे बढ़े। अब तो मैंने कई सारा स्टैटिक बताया आपको, ठीक है। अब आगे देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा है बेगमपेट हवाई अड्डा। कौन सा? बेगमपेट। बेगमपेट कहाँ है? हैदराबाद। और हैदराबाद है मूसी रिवर के किनारे। कौन सा रिवर? मूसी रिवर। मूसी रिवर के किनारे कौन सा शहर है? हैदराबाद। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा। विंग्स इंडिया सम्मेलन जो हुआ था, अब मैं आपसे यही हवाई अड्डा क्यों पूछा? क्योंकि यहाँ पर एक सम्मेलन हुआ, विंग्स इंडिया सम्मेलन। विंग्स इंडिया कहाँ हुआ? कहाँ आयोजन हुआ? बेगमपेट पर। और इसमें सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा जो बना कैंपेगोडा बना। कैंपेगोडा हवाई अड्डा कहाँ है? बेंगलुरु में। और इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ है? दिल्ली में। तो बताइएगा, प्रश्न आपसे है विंग्स इंडिया जो सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसको दिया गया? कैंपेगोडा हवाई अड्डा और इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। कैंपेगोडा कहाँ है? बेंगलुरु। इंदिरा गांधी कहाँ है? दिल्ली में। अच्छा, एशियाई बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। विश्व आर्थिक मंच की बैठक कहाँ हुई? दावोस में। और 19वां नाम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? सब 2024 का है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा जो है वो हमबोल्ट है। बाकी सुसीमा, ध्यान दीजिए, बाकी सुसीमा, अलास्का और अलूसियन ये गर्म जलधारा है। अब प्रशांत महासागर टॉपिक आया ना, मैंने बताया था सबसे गहरा स्थान जो है वो मैरीना गर्त है। कौन सा है जी? मैरीना गर्त प्रशांत महासागर में। और सर्वोच्च बिंदु कौन सा ऊंचा? सुनिएगा, प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है? लगभग त्रिभुजाकार। गहरा स्थान कौन सा है? प्रशांत महासागर के पूर्व में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, और पश्चिम में एशिया और ऑस्ट्रेलिया, और दक्षिण में अंटार्कटिक महाद्वीप है। अब देखिए, प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा कौन सी है? सुसीमा, अलास्का, अलूसियन, एलनीनो और क्यूरोसियो की जलधारा कैसी जलधारा है? इस महासागर की। और ठंडी में देखिएगा, कैलिफोर्निया, हमबोल्ट, क्यूराल और ओखोत्सक, ये कैसी जलधारा है? ठंडी। इस महासागर की। प्रशांत महासागर की। प्रशांत महासागर की लंबाई, प्रशांत महासागर पर लंबाई भूमध्य रेखा की कितनी है? 1600। अच्छा, ये हमारा पृथ्वी है, इसके बीचों बीच से भूमध्य रेखा गुजरती है। इसकी लंबाई कितनी है? 40,075 किलोमीटर है। इसमें से भूमध्य रेखा पर लंबाई है 1600 किलोमीटर। आई बात समझ में? अच्छा, विषुवत रेखा को कौन सी नदी काटती है 2 बार? जायरी नदी या कांगो नदी। और मकर रेखा को और कर्क रेखा 2 बार काटती है। अच्छा, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय कहाँ मिलती है?
छत्तीसगढ़ में आपका इंद्रावती नेशनल पार्क, चित्रकूट झरना है, धान की डलिया छत्तीसगढ़, धान की डलिया छत्तीसगढ़। अगला गंगा सागर मेला, पश्चिम गंगा सागर मेला कहाँ लगा? पश्चिम बंगाल में। देखिए महोत्सव, पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव, काला घोड़ा काला महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, राष्ट्रीय युवा महोत्सव, चदुम्बी महोत्सव, गंगा सागर मेला और ये रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल। फिर से एक बार, पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव। अगर मैं बोलूं हॉर्नबिल महोत्सव केवल, हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड, कहाँ पर जी? नागा। और पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव, काला घोड़ा महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, सब 2024 का। महत्वपूर्ण ये है, आप कंफ्यूज नहीं होना है, सब 2024 का ही मैं दे रहा हूँ। महोत्सव ट्रेनों को ढेर है, लेकिन 24 वाला दे रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय युवा महोत्सव, चदुम्बी महोत्सव, गंगा सागर मेला और रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड में लगा, और हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड कहाँ? अब देखिएगा, महत्वपूर्ण देशों के संसद का नाम जरा बताइएगा। नेपाल का क्या है? मिस्र के संसद का नाम, बांग्लादेश का, मलेशिया का, अफगानिस्तान का, ताइवान का, युआन, इजराइल का, जापान का, मालदीव का, फिर से भाइयों नेपाल का, मिस्र का। आप लोग भी भाइयों बोले तो ये लोग बोले नहीं करेंगे, नहीं बोले भाइयों, आप लोग बोलेंगे। नेपाल का, मिस्र का, बांग्लादेश का, मलेशिया का। संसद का नाम जान रहे हैं, पता है ना? अफगानिस्तान का, ताइवान का, इजराइल का, जापान का, मालदीव का, रूस का, और स्पेन का, ब्रिटेन का, कनाडा का, पार्लियामेंट, जर्मनी का, वुडस्टेड, जर्मनी का, मंगोलिया का, ईरान का, मालदीव का, डेनमार्क का, डेनमार्क का, डेनमार्क का, कनाडा का, कनाडा का जी, स्वीडन का, स्वीडन का, डेनमार्क का, कनाडा का, स्वीडन का, नॉर्वे का, स्टॉटिंग, भूटान का, सोंगडू, क्या है जी? सोंगडू, पोलैंड का। एक बार फिर से पीछे वाले बच्चे, आशुतोष जी, कितना बार बोले आपको? देखो बकरी खरीद देंगे, चलाइएगा, ठीक है? नहीं पता सही से है तो कितना बार बोल रहे हैं आपको? खरीद ही देंगे हमको। डेनमार्क का, कनाडा का, स्वीडन का, नॉर्वे का, भूटान का, पोलैंड के संसद का नाम क्या है? सोजीन, जर्मनी का, वुडस्टेड, मंगोलिया का। आगे बढ़े, आगे देखिएगा, हमारा हाइड्रोजन से भरा रबर, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाने पर फट जाता है, वायु दाब घट जाता है, वायु दाब की कमी हो जाती है, इसीलिए गुब्बारा क्या होता है जी? फूट जाता है, हाइड्रोजन वाला। आगे बढ़े, अगला प्रश्न, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण से होता है? नाभिकीय स्थल है। अभी पता है आपको, जो कोरिया आपका साउथ कोरिया, उसने के स्टार कृत्रिम सूर्य ग्रह को लॉन्च किया था, ठीक है? के स्टार कृत्रिम सूर्य ग्रह, सूर्य को लॉन्च किया था। आगे बढ़े, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है जी। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला देखिए, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ में सड़क पर चलने की अपेक्षा घर्षण क्या होता है? कम होता है। 60% समझ गए आप लोग? चलिए आज के लिए इतना ही नहीं।